वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कानून आपके अधिकार। यूनिट 2 है आपकी आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित कानून। तो ये इस यूनिट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं निरोध के बारे में, या डिटेंशन जिसे हम हिरासत भी कहते हैं, कि निरोध क्या होता है। निरोध का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने से रोकना, यानी किसी भी इंसान को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से या उसका इस्तेमाल करने से रोकना। मैं बात कर रहा हूँ हिरासत की, ठीक है, कि हिरासत क्या होती है, कि किसी इंसान को हिरासत में ले लिया जाता है। आपने सुना होगा कई बार, ठीक है। ये वैध और अवैध दोनों हो सकता है। हिरासत का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को आप पकड़ लो, ठीक है, और उसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता करने से रोको। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कई बार देखा होगा बच्चे स्कूल में होमवर्क करके नहीं लाते, तो उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाती है, क्लास में रोक लिया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, डिटेंशन या निरोध या हिरासत आप कह सकते हैं, ठीक है। उन बच्चों को रोक लिया जाता है कि मतलब कि सज़ा के रूप में, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी से पूछताछ करनी है, किसी को उठा के ले गए पुलिस वाले, ठीक है, तो उस इंसान से पूछताछ की जाती है और कुछ समय के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अब ये जो होती है वैध भी हो सकती है और अवैध भी, यानी लीगल भी हो सकती है और इलीगल। लीगल वो होती है जो आपको पुलिस के द्वारा लेकर जाएगा, ठीक है, पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया जाएगा, वो आपकी लीगल हो जाएगी। अवैध ऐसे होती है, जैसे मैंने बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया कि स्कूल में बच्चे को रोक लिया, ठीक है। हम बात करने वाले हैं निरोध के प्रकार के बारे में, यानी हमारी हिरासत कितने टाइप्स की होती है। पहली है हमारी निवारक निरोध, या हम जिसे निवारक नजरबंदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। निवारक निरोध का अर्थ है किसी को अपराध करने से रोकने के लिए बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखना। यानी निवारक निरोध जो है, निवारक हिरासत या निवारक नजरबंद जो है, उसका मतलब है किसी भी इंसान को बिना किसी मुकदमे के उसे अपराध करने से रोकना। मान लीजिए कोई इंसान अपराध करने वाला है, ठीक है, तो उस पर बिना केस किए आप उसे पकड़ के ले जाएंगे, तो क्या हो गया, हमारी निवारक निरोध। कोई इंसान अपराध करने वाला, उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो निवारक निरोध होता है, या निवारक हिरासत, निवारक नजरबंदी उसे कहते हैं, ठीक है। निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को इस आधार पर पुलिस हिरासत में लेती है कि वह व्यक्ति आगे अपराध कर सकता है। निवारक नजरबंद में किसी भी इंसान को जब हिरासत में लिया जाता है जब ये संदेह होता है, यानी शक होता है कि वो इंसान आगे अपराध कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये, जैसे कोई मान लीजिए कोई इंसान चोरी कर सकता है आगे, तो उसे पहले ही पकड़ लेंगे चोरी करने से पहले, तो वो क्या हो जाएगी, निवारक निरोध, यानी अपराध करने से पहले ही उसे पकड़ लेना। मान लीजिए कोई हेट स्पीच देने वाला है, उस इंसान को पकड़ लिया गया कि ये समाज में व्यवस्था फैला सकता है या लोग भड़क सकते हैं, तो उस इंसान को पहले पकड़ लेते हैं जिस पर शक होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंडित करना नहीं, बल्कि उसे भविष्य में अपराध करने से रोकना है। यानी किसी को सजा देने से मकसद से उसे पकड़ा नहीं जाता, बल्कि उसे आगे अपराध करने से रोका जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा दंडात्मक निरोध। पहला था हमारा निवारक निरोध, अब है दंडात्मक निरोध। किसी आपराधिक अपराध के लिए सजा के रूप में हिरासत में रखना। यानी दंडात्मक निरोध जो होता है, जिससे मान लो कोई आरोपी है, उसने मर्डर कर दिया, ठीक है, तो अब पुलिस क्या करेगी, उसे पकड़ के ले जाएगी। उसे क्यों पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया, अपराध। तो वो दंड के रूप में उसे जो पकड़ के लेके जाएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दंडात्मक निरोध, ठीक है। ये तब होता है जब कोई अपराध वास्तव में किया गया हो या उसे अपराध करने का प्रयास किया गया हो। यानी ये जब होता है जब किसी इंसान ने अपराध कर दिया हो। निवारक निरोध में क्या था, अपराध करने से पहले उस इंसान को पकड़ा गया, यानी कोई चोरी करने वाला था तो उसे पकड़ के लिया, ठीक है। अब दंडात्मक निरोध में क्या है, मान लो उस इंसान ने चोरी कर ली, अब उसे ले जाएंगे पुलिस पकड़ के, तो वो हमारी हो जाएगी दंडात्मक निरोध, ठीक है। तो आपके सिलेबस में निवारक निरोध या निवारक नज़रबंद जिसे आप कहते हैं वो है। तो दंडात्मक निरोध में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है हमें निवारक निरोध के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंद से संबंधित है। यानी निवारक नज़रबंदी से जो संबंधित है वो आर्टिकल 22 है, जो मौलिक अधिकार भी आपका, ठीक है। आर्टिकल 22 से जो भी व्यक्ति गिरफ्तार है उसे ये जानकारी देनी होगी उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उसे
वकील से परामर्श लेने के लिए अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे बताना पड़ेगा उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, और उसे सलाह लेने के लिए जो भी कानूनी सलाहकार है या वो अपने वकील से सलाह भी ले सकता है, उसे पुलिस ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ठीक है, ये क्या है, मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आर्टिकल 22(2) कहता है कि किसी भी इंसान को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने या 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। ठीक है, सॉरी, 24 घंटे के बाद नहीं, 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। ठीक है, आर्टिकल 22(3) खंड 1 और 2 में कुछ भी किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा यदि जो विदेशी दुश्मन हो। यानी आर्टिकल 22(1) और 22(2) ये दोनों लागू नहीं होंगे अगर वो इंसान विदेशी दुश्मन है। 22(1) क्या कह रहा था, गिरफ्तार करने से पहले उसे बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, और उसे वकील से परामर्श लेने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और 22(2) कह रहा था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और कंडीशन ये है कि ये 2 आर्टिकल लागू नहीं होंगे अगर वो इंसान विदेशी दुश्मन है या फिर किसी भी व्यक्ति को जिसे निवारक हिरासत करने वाले किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो। आर्टिकल 22(1) और 22(2) लागू नहीं होंगे जो विदेशी दुश्मन है या जिस इंसान को हिरासत में लिया गया है। यानी किसी भी इंसान को हिरासत में लिया गया है उस पर 2 आर्टिकल लागू नहीं होंगे। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यानी जिस भी इंसान को हिरासत में लिया जाएगा उसे 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यदि हिरासत की अवधि बढ़ानी है तो एक सलाहकार बोर्ड होगा जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। अगर 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में रखना है किसी को तो हाई कोर्ट के जजेज होंगे, उसमें एक बोर्ड होगा, हाई कोर्ट के जज होंगे या उनकी योग्यता रखने वाले लोग होंगे, तो वो डिसाइड करेंगे कि इसे 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में रखना है या नहीं रखना। ठीक है, तो गिरफ्तारी और हिरासत में यही फ़र्क है। गिरफ्तारी में क्या होता है, गिरफ्तार करने के बाद उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा और 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जबकि जो निवारक निरोध है या हमारी निवारक नज़रबंदी है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा, आप 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट में पेश नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसका अधिकार नहीं है। जबकि गिरफ्तारी में क्या होता है, उस इंसान का अधिकार होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ये 2 खंड लागू नहीं होंगे कि जो विदेशी दुश्मन हो या जिसे हिरासत में लिया गया हो। अब हिरासत में जिसे लिया गया है उस पर तो ये 2 चीज़ें लागू नहीं होने वाली, तो उस इंसान को 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में रखा जा सकता है। अगर किसी इंसान को पुलिस पकड़ कर ले जाती है हिरासत में तो बिना किसी मुकदमे के रख सकती 3 महीने से 3 महीने तक। अगर ज़्यादा रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होंगे। एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी जब आर्टिकल 370 हटा था कश्मीर में तो वहाँ के जो नेता थे उन लोगों को हिरासत में रखा गया कम 1-1 साल तक। कुछ को तो अभी छोड़ा गया हिरासत में, उन्हें निवारक नज़रबंद कर दिया गया था या निवारक निरोध के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, उन्हें 3 महीने, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो एडवाइजरी बोर्ड बना जिसमें हाई कोर्ट के जजेस थे। उन्होंने कहा नहीं, अभी कंडीशंस नहीं है ऐसी कि इन्हें छोड़ दिया जाए। तो क्या हुआ, 1 साल से ज़्यादा तक उन लोगों को रखा गया। ठीक है, तो हिरासत और गिरफ्तारी में अंतर आप समझ चुका हो। ठीक है, निवारक निरोध के आधार, किस आधार पर किसी को हिरासत में लिया जा सकता है या निवारक नज़रबंद किया जा सकता है। पहला है हमारा राज्य की सुरक्षा। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी इंसान को हिरासत में रखा जा सकता है। दूसरा है सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, या आप कह सकते हैं शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कि कोई इंसान लगता है आपको अशांति फैला सकता है तो उस इंसान को हिरासत में रखा जा सकता है कि उसका छोड़ना सही नहीं है। ठीक है, हिरासत में कहीं भी रखा जा सकता है, जेल में हो या उस इंसान के घर में ही उसे हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, रक्षा का रखरखाव, रक्षा के लिए कोई सुरक्षा चीज़ों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, या कोई हेट स्पीच देता है, जैसे मान लो कोई दंगा भड़का सकता है तो उस इंसान को हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, निवारक निरोध में अधिकार, अब जिस इंसान को हिरासत में रखा गया है उसके क्या क्या अधिकार या राइट्स होंगे। ठीक है, पहला है हमारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत का कारण जानने का अधिकार है। यानी जिस भी इंसान को हिरासत में लिया जाएगा उसे बताया जाएगा कि आपको क्यों हिरासत में लिया गया है। हालांकि राज्य हिरासत के कारणों का खुलासा
कर सकता है अगर ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। अगर सरकार को लगता है कि हिरासत के कारण बताना अभी सार्वजनिक हित में नहीं है, ऐसा ठीक नहीं होगा कि कारण बताएं क्या रीज़न है क्यों हिरासत में लिया गया, तो सरकार ऐसा भी कर सकती है, सरकार कारण नहीं भी बता सकती है। ठीक है, जो हमें आर्टिकल 22(6) बताता है। ठीक है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश के खिलाफ अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 22(5) कहता है जिस भी इंसान को हिरासत में लिया गया है उसे अपनी जो हिरासत खिलाफ है कि मतलब वो अपील कर सकता है कि मुझे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। ठीक है, उसे अपील करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 22(5) में। अब हम बात करने वाले हैं गिरफ्तारी के बारे में। ठीक है, हिरासत तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गिरफ्तारी क्या होती है हमारी। गिरफ्तारी का अर्थ है कानून पर अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना ताकि उससे स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके। ठीक है, किसी भी इंसान को गिरफ्तार करना ताकि उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके। ठीक, गिरफ्तारी के प्रकार हम बात करने वाले हैं कि जो अरेस्ट है हमारी गिरफ्तारी कितने टाइप्स की होती है। पहली है हमारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट के तहत गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट वारंट कब जारी करता है? जब गैर संज्ञेय अपराध होता है। ठीक है, क्योंकि संज्ञेय अपराध में तो पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो पहली गिरफ्तारी है वो जो मजिस्ट्रेट वारंट जारी करता है। दूसरी है हमारी बिना वारंट के की गई गिरफ्तारी। बिना वारंट की गिरफ्तारी कब होती है? जब संज्ञेय अपराध किया गया होता है, जैसे मान लो किसी की हत्या, तो पुलिस क्या कर सकती है? उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो हमारी गिरफ्तारी का 2 टाइप है, पहला है जो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करता है वारंट के तहत, और दूसरा है बिना वारंट के। ठीक है, कौन गिरफ्तार कर सकता है? अब बात आती है कौन गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, पहला है हमारा पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी। संज्ञेय अपराधों में CRPC 41A के तहत पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस बिना वारंट के तहत उस इंसान को गिरफ्तार कर सकती है। यह हमें बताती है CRPC की धारा 1A। ठीक है, दूसरा है हमारा गैर संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी। CRPC 42 बताती है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है अगर गैर संज्ञेय अपराध हो, जब मजिस्ट्रेट वारंट जारी करता है। ठीक है, पहला तो हमारी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, दूसरा है हमारा निजी व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी, यानी कोई भी आम इंसान भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है CRPC 43 के तहत। गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को पकड़ कर मारो, नहीं, उसे गिरफ्तार कर लिया आपने, आप उसे या तो पुलिस के आने का वेट करो या फिर उसे पुलिस स्टेशन तक छोड़ कर आओ जिससे भी अपराध किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। CRPC 44 बताती है कि हम मजिस्ट्रेट भी किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकता है अगर कोई अपराध मजिस्ट्रेट के सामने होता है तो। ठीक है, अब बारे में बात करने वाले हैं अब हम बात करेंगे गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में, अरेस्ट का प्रोसेस क्या है पूरा। ठीक है, CRPC 46(1) गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति के शरीर को छूना या जब्त करना होगा, यानी जिसे भी गिरफ्तार किया जाएगा उसे पकड़ना होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा CRPC 46(2), यदि आरोपी जबरन गिरफ्तारी का विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचता है तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के लिए कोई भी आवश्यक साधन लागू करने का हकदार होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसने हत्या कर दी किसी की। ठीक है, अब वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गया मान लीजिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं गिरफ्तार नहीं होगा आपसे। अब पुलिस कुछ भी कर सकती है, उसे पीट के कोई भी तरीका अपना सकती है उसे गिरफ्तार करने का। ठीक है, यहाँ तक कि उसे मारना पड़े डंडों से, किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसे गिरफ्तार करना होगा। CRPC 46, कोई भी अधिकारी ऐसे आरोपी की मौत का कारण बनने का हकदार नहीं जब तक कि वह मौत या आजीवन कारावास से दंडित किसी अपराध का आरोपी ना हो। मान लीजिए किसी इंसान ने करी है चोरी, अब पुलिस को उसे पकड़ना, वो इंसान भाग रहा है, तो पुलिस उसे क्या करेगी? या तो उसके पैर में गोली मार देगी उसे पकड़ने की। ठीक है, क्योंकि CRPC 46 की धारा 2 कह रही है कि पुलिस कोई भी साधन इस्तेमाल कर सकती है जो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन 46(3) ये भी कह रही है कि उसे जान से नहीं मारा जाएगा अगर वो मौत या आजीवन कारावास से दंडित आरोपी ना हो। तो इसका मतलब ये है कि किसी इंसान ने चोरी करी है, अब पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाह रही है, अब पुलिस ने उसको गोली मार दी, अब वो इंसान मर गया, तो यहाँ क्या कह रही है
क्योंकि चोरी पर तो ना तो मौत की सज़ा होती है, ना होती है उम्र कैद की सज़ा, ठीक है। तो ऐसे में उसे गोली नहीं मारी जाएगी। अगर किसी इंसान ने हत्या करी है और वो इंसान गिरफ्तारी से बच रहा है और पुलिस ने उसे पकड़ना चाह रही है, पुलिस उसे, और पुलिस ने उसे गोली मार दी, वो इंसान मर गया, तो ऐसे में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ CRPC 46(3) कह रही है कि अगर मौत का या आजीवन कारावास का आरोपी है तो पुलिस उसे मार सकती है, ठीक है, अगर गलती से वो मर जाता है। आपने देखा होगा कि विकास दुबे जो था पहले यूपी में, क्या हुआ था, उन्होंने पुलिस से हत्या कर दी थी। तो पुलिस ने क्या करा था कि बताया था कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करी, तो पुलिस ने क्या करा, उनके गोली मार दी, यानी एनकाउंटर कर दिया उनका। तो वो क्या है, CRPC 46(3) के तहत, क्योंकि मौत की सज़ा, किसी की हत्या करने की सज़ा क्या होती है, मौत की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा, ठीक है। तो इस 46 के तहत उन्होंने क्या कर दिया, उसकी गोली मार के हत्या कर दी, या एनकाउंटर कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर है गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, यानी जिस इंसान को गिरफ्तार किया गया उसके क्या क्या अधिकार है। पहला है गिरफ्तार का आधार जानने का अधिकार, जो आर्टिकल 22(1) और CRPC की धारा 50(1) भी बताती है, ठीक है। दूसरा है हमारा जमानत के प्रावधान के बारे में जानने का अधिकार, यानी जमानत कैसे होगी, क्या क्या प्रावधान है जमानत के, वो पुलिस अधिकारी उसे बताएगा जिसे भी गिरफ्तार किया गया है CRPC 50(2) के तहत, ठीक है। थर्ड है हमारा गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ठीक है, जो आपका फंडामेंटल राइट भी है, यानी मौलिक अधिकार भी आपका। चौथा है कानूनी सलाहकार से परामर्श करने का अधिकार, यानी जिसे भी गिरफ्तार किया गया वो अपने वकील से सलाह ले सकता है, ठीक है, आर्टिकल 22(1) के तहत। पांचवा है हमारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अगर कोई इंसान गरीब है, कोई वकील नहीं ले सकता, तो उसे मुफ्त सहायता प्राप्त की जाएगी कानूनी, या उसे सरकारी वकील दिया जाएगा, आर्टिकल 39(a) के तहत। 6 से हमारा एक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच का अधिकार, उसका मेडिकल भी कराया जाएगा CRPC 54 के तहत। महिला और बच्चों के विशिष्ट अधिकार, अब गिरफ्तारी में महिला और बच्चों को कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं पुरुषों की तुलना में, ठीक है। एक पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के लिए उसके शरीर को छूने का अधिकार नहीं। अगर एक मेल पुलिस ऑफिसर है जो महिला को गिरफ्तार करना है, अगर गिरफ्तार करेगा भी तो उसे टच नहीं करेगा, जो भी लेडीज़ है जिसने भी अपराध किया है। ज़्यादातर क्या होता है कि महिला पुलिस का इंतज़ार किया जाता है कि वही गिरफ्तार करें, वही अच्छा होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी जब सूरज निकलता है जब, और जब सूरज डूबता है जब, गिरफ्तारी होगी इसके बीच में, ठीक है। जैसे सूरज मान लीजिए 6 या 5 बजे निकलता है तो जब तक नहीं होगी गिरफ्तारी, जैसे 10 से 4 के बीच में हो जाएगी आपकी, सुबह 9 बजे से 4 बजे 5 बजे सूरज अब तो जल्दी डूब रहा है, ठीक है, 6 बजे तक, लेकिन 7 से 9 या पूरे दिन के बीच में गिरफ्तारी नहीं होगी, बीच में होगी दिन के, जब सूरज उगेगा जब नहीं होगी, जब डूबेगा जब भी नहीं होगी। तलाशी केवल महिला लेगी, यानी जिसने भी अपराध किया है उस महिला की तलाशी कौन लेगा, सिर्फ महिला ही लेगी, CRPC 51(2) के तहत। शरीर की जांच केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा होगी, यानी जो भी महिला ने अपराध किया है उसकी जो जांच वगैरह होगी शरीर की, वो एक लेडीज डॉक्टर के द्वारा ही होगी। महिला हिरासत में है तो उससे महिला पुलिस अधिकारी द्वारा संरक्षित किया जाएगा। अब हमने पढ़ा था हिरासत के बारे में, पुलिस हिरासत में लेती है, तो कभी इंसान को भी लेती है तो वो बात अलग है, और किसी लेडीज़ को पुलिस हिरासत में लेती है तो उसके साथ हमेशा एक लेडीज़ पुलिस रहेगी, ठीक है। गैर जमानती अपराधों में जमानत, अगर कोई लेडीज़ हत्या कर देती है किसी की, क्योंकि हत्या क्या है, एक गैर जमानती अपराध है, तो उसे CRPC 437 के तहत जमानत दे दी जाएगी। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है, अगर आपने किसी की हत्या कर दिया, हत्या तो गैर जमानती अपराध है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जमानत मिले, लेकिन अगर कोई महिला किसी की हत्या कर देगी तो CRPC 437 के तहत उसको जमानत दे दी जाएगी, ठीक है। जमानती अपराधों में जमानत यदि 16 वर्ष से कम उम्र है, अगर कोई बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र का है तो उसे जमानती गैर जमानती अपराधों में जमानत दे दी जाएगी। जैसे महिलाओं को दी गई थी जमानत, ऐसे गैर जमानती अपराधों में बच्चे को भी दी जाएगी। और कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं कि कोई नाबालिग बच्चा है, कुछ ना कोई अपराध किया है तो उसके पेरेंट्स को बताया जाएगा, और भी चीज़ें, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ज़मानत के बारे में। बेल, अगर कोई इंसान गिरफ्तार हो जाता है
तो उसकी ज़मानत कैसी होती है, ज़मानत कितने टाइप की होती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ज़मानत या बेल फ्रांसीसी शब्द बेलीर से लिया गया है, जिसका अर्थ है देने के लिए। ठीक है, बेलीर से लिया गया है, फ्रांसीसी शब्द है। जमानत के आरोपी को अपने मित्रों व कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने, गवाहों को तलाशने और अपने मामले में बचाव करने की स्वतंत्रता होती है। यानी किसी भी इंसान को जमानत इस बेस पे दे दी जाती है कि जो भी कानूनी सलाहकार है अपने वकील से सलाह ले सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं गवाहों को ढूंढने के लिए, अपने बचाव करने के लिए। ठीक है, इसलिए जमानत दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जमानत के प्रकारों के बारे में कि जमानत हमारी कितने टाइप की होती है। पहला है हमारा अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत बताने से पहले मैं बता दूं, हमने पहले पढ़ा था कि एक तो होते हैं गैर जमानती अपराध जिसमें जमानत नहीं दी जाती, एक होते हैं जमानती अपराध जिसमें जमानत दे दी जाती है, जो एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अग्रिम जमानत के बारे में। अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा दी जाती है, जिसे सेशन कोर्ट कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसे गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी अग्रिम जमानत जो है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा दी जाती है जब किसी इंसान को लगता है कि उसे गैर जमानती अपराध के लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मान लीजिए किसी इंसान ने चोरी की या फिर एक ऐसा अपराध किया जो गैर जमानती अपराध नहीं है। ठीक है, अब उसे ये लगता है कि उस पर गैर जमानती अपराध का आरोप लग सकता है, तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इंसान आरोप लगने से पहले या गैर जमानती उसे लगता है कि अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अग्रिम जमानत के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारा नियमित जमानत। नियमित जमानत उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया, यानी जिस इंसान को पहले से पुलिस पकड़ कर ले गई और उस इंसान को जमानत देनी है CRPC 437 और 439 के तहत। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई, अब उसका CRPC 437 और 439 के तहत उसे गिरफ्तारी मिल सकती है। ठीक है, अब है डिफ़ॉल्ट जमानत। CRPC 167(2) के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट जमानत का प्रावधान है। यदि कोई आरोपी 60 से 90 दिनों से जेल में है और पुलिस द्वारा जांच पूरी नहीं हुई, तो वह व्यक्ति डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार बन जाता है। CRPC 167(2) बताती है जिस इंसान को मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया है, और मैंने बताया था पहले रिमांड छोटे अपराधों के लिए 15 दिन में होती है, और जैसे हत्या और बड़े अपराधों के लिए 60 से 90 दिनों के लिए होती है पुलिस के द्वारा। पुलिस कोर्ट से इजाज़त लेती है कि इस इंसान की पूछताछ के लिए हमें रिमांड चाहिए। अब पुलिस उस इंसान की रिमांड ले लेती है, 60 से 90 दिन की रिमांड ले ली मान लीजिए पुलिस ने, और पुलिस की जांच भी पूरी नहीं हुई और पुलिस ने चार्जशीट भी दायर नहीं की कोर्ट में, तो क्या होगा उस कंडीशन में? CRPC 167(2) के तहत उस इंसान को पुलिस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 90 दिन भी दे दिए गए जांच करने के लिए, ना तो आपने चार्जशीट दायर की, तो इस इंसान का अधिकार बन जाएगा कि वो जमानत पे रिहा हो सकता है। ठीक है, तो पूरी यूनिट हमारी यहीं कंप्लीट हो जाती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।